हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के अगले वीडियो पर आ गए हैं। और इससे पहले भी क्लासिकल मैकेनिक्स का मैंने एक वीडियो बनाया है, और भी आगे वीडियो बनते रहेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, है ना। वीडियो तब तक बनेंगे जब तक एक टॉपिक पूरा नहीं हो जाता, है ना। हर वीक में कोशिश करूंगा मैं एक 2 या 3 वीडियोस क्लासिकल मैकेनिक्स के अपलोड करूं। जनरली हर टॉपिक के मैं वीक में 2 या 3 वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स मेरे चैनल पे आप जाएंगे, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पिछले लेक्चर में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ बातें सीखी थी। आज थोड़ा सा हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को बच्चों वहां पर देखो सीखने जा रहे हैं। देखो बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको। जैसे एक टर्म होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, एक टर्म होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक टर्म होता है कंस्ट्रेंट, है ना। तो बच्चों, ये सब चीजें आपस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिली जुली हैं। देखो जैसे क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल पेंडुलम है ना। ऐसे करके मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, और ये पेंडुलम यहां से चल करके यहां तक आ गया। फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम ए पॉइंट से चल करके बी पॉइंट तक आ गया, सिंपल पेंडुलम जो होता है। ठीक है। पेंडुलम जानते हो, मतलब जैसे कि एक हम एक तरीके से एक स्ट्रिंग ले लें, मतलब एक धागा ले लें, और धागे में नीचे कुछ बॉल बांध दें और उसको ऐसे करके हिलाएं, जैसे कि पुराने जमाने में घड़ियों में होता करता था पेंडुलम, उस टाइप का ही। तो वही मान लो ये पेंडुलम है अपना। ठीक है। तो मान लीजिए इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है। अच्छा, अब देखो जैसे मान लो यहां पर जब ये पेंडुलम बी पॉइंट पर आ गया है, तो मान लीजिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स कॉमा वाई मान लिए। देखो, अब मैंने क्या बताया था कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को निकालने के 2 तरीके हैं, है ना। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को निकालने के बेटा 2 तरीके हैं। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप किसी जनरल पॉइंट पर, मतलब टी टाइम पर, जैसे कि मान लो यहां पर इसने टी बराबर 0 से शुरुआत की और ये टी बराबर टी पर पहुंच गया, है ना। तो t इक्वल टू टी पर, मतलब टाइम t पर, t इक्वल टू टी का मतलब टाइम इक्वल टू टी इन जनरल टाइम, है ना। यहां पर टाइम 0 है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और टाइम t पर मतलब जनरल टाइम t पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा y है। तो देखो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट देखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप कोऑर्डिनेट्स के टर्म में ही देख लो। देखो जैसे हमने अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कॉमा y माने हैं फॉर एग्जांपल, तो अब देखो हम ये क्या ये कह सकते हैं कि x और y जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो ध्यान दो, ये देखना होगा कि x और y के बीच में कहीं कोई रिलेशन तो नहीं है। देखो जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x कॉमा y है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, तो मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है। तो देखो यहां पर ऐसे कुछ है, ये मान लीजिए ओरिजिन है, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा बी यहां पर था, है ना। बी का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, x कॉमा वाई है मान लो। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है, तो इसका मतलब देखो ये डिस्टेंस हमारी x हो गई और ये डिस्टेंस हमारी y हो गई। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार ये y निगेटिव क्यों नहीं है। हाँ, मान लो ये डायरेक्शन y की पॉजिटिव है, वो तो मेरे मानने पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर और पॉइंट को डील करने नहीं, एक ही पॉइंट को डील करना है। तो जैसे मान लिया आपने कि ये हमारी x की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऐसा मान सकते हैं। तो इसका मतलब देखो ये जो लेंथ है ये L है, तो ये भी L होगा क्योंकि यही पेंडुलम यहां पर आ गया। तो इसका मतलब ये लेंथ हमारा L हो गया, समझिए बात को। तो अब देखो x और y, ये x है ये y है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो गया। तो देखो ये x और y जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, उनके बीच में ये एक रिलेशन है। तो इसी रिलेशन को हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, कंस्ट्रेंट, है ना। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट, है ना, कि उसको आपने किसी चीजों पर कंडीशन लगा दी। मतलब x और y पर ये कंडीशन लगी हुई है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम हमेशा एल स्क्वायर रहेगा।
तो हमेशा ध्यान देना, जब आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मानते हैं तो क्या उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है। जैसे आपने एक्स और वाई माना और एक्स और वाई के बीच में देखो ये रिलेशन है। तो अब होता क्या है, इस रिलेशन की हेल्प से आप एक वेरिएबल को हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से आप y की वैल्यू निकाल लें, तो y की वैल्यू आप निकाल के क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर, अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें अकेला वेरिएबल x बचा, l तो कांस्टेंट है, l क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे b आगे बढ़ेगा केवल x चेंज होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको ये देखें तो यहां पर हमारा जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया है ना, जो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया वो केवल और केवल x हो गया है ना, केवल x हो गया, x और y नहीं। मतलब आप ये समझिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या ना करें, तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान लीजिए। अगर 3D मोशन है तो एक्स वाई जेड मान लीजिए। जैसे यहाँ तो 2D मोशन है, एक ही प्लेन में मोशन हो रहा है ना। मतलब जैसे कि अगर आप पार्टिकल पेंडुलम देख रहे हैं तो पेंडुलम का मोशन एक प्लेन में हो रहा है, ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन में ही पेंडुलम चल रहा है। 3D का मतलब उस प्लेन से बाहर निकल जाए। जैसे कि मान लो अगर हम पेंडुलम को यहां लटका दें तो इसी बोर्ड में ही मोशन करेगा, बोर्ड के बाहर तो नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक पेन ले लूं, मैं कभी इसको बोर्ड में रखूं, कभी यहां रखूं, कभी यहां रखूं, तो ये 3D मोशन हो गया जो एक प्लेन से बाहर निकल जाए, है ना। तो जैसे 2D मोशन में आप कोऑर्डिनेट को x, y मान लीजिए और देखिए x, y के बीच में कहीं कोई रिलेशन तो नहीं है। अगर x, y के बीच में कोई रिलेशन है तो उसी रिलेशन को हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब कंडीशन, रुकावट। तो कंस्ट्रेंट क्या करता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हमेशा कम करता है। मतलब जो कंस्ट्रेंट रिलेशन होता है उससे क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमेशा हमारे कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स वाई के बीच में रिलेशन आ गया तो हमने वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो देखो यहाँ पर अकेला ही वेरिएबल एक्स बचा। मतलब अब अगर बी मूव करेगा, बी अपनी जगह से हटेगा तो केवल एक्स चेंज होगा, एल चेंज नहीं होगा। तो जब बी अपनी जगह से हटेगा तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। बात समझे। तो इसलिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को हम यहां पर x कह देते हैं, ठीक है, x कह देंगे खाली। और इसी को हम कहेंगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, क्योंकि इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट केवल 1 है। क्योंकि जितना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है उतना ही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो उसका 1 है ना। तो मतलब पिछले वीडियो में बेटा मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था, क्योंकि इसको बेसिक से समझना और जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम चीजों को समझ नहीं सकते। बात समझे, ये बात यहाँ पर अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में चीजों को सीखना, है ना। बेसिक दिमाग में बैठना चाहिए हमेशा, ठीक है। अच्छा, तो एक तरीका देखो ये हो गया, आप एक्स और वाई मान लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप आर थीटा के टर्म में चलें, है ना। मतलब कई तरीके हैं देखो। अब देखो दूसरा तरीका यहां पर देखो ऐसे होता है कि अगर आपने अपने कोऑर्डिनेट्स को x और y माना है, मान लीजिए आपने अपने कोऑर्डिनेट्स को x और y माना है। एक तरीका तो ये हुआ कि आपने x और y के बीच में रिलेशन ही निकाल लिया और अपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को कम कर दिया। देखो दूसरा तरीका बच्चों यहां पर ये होता है कि जैसे मान लो ये डिस्टेंस हमारी l है, आप एंगल को थीटा मान लीजिए, है ना, ये वाला। तो ये हमारा जो एंगल हो गया वो थीटा हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखो जैसे अगर हम इस वाले ट्रायंगल में अगर हम यहां पर फॉर एग्जांपल ये यहां पर हमने क्या किया, ऐसे करके इसको मिला दिया। जैसे यहां पर देखो ऐसे करके इसको मिला दिया जाए, ये वही चीज है और कुछ नहीं है। यहां पर बच्चों अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल को, है ना, और इसमें हम लगाएं साइन 90 माइनस थीटा, इस ट्रायंगल को देखें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एल। तो ये y बराबर क्या हो गया, एल कॉस थीटा हो गया। बस समझे, बोलो, है ना। अच्छा,
और अगर हम इसी में कॉस लगाएं तो कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, तो क्या होगा एक्स वाई एल होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स वाई एल हो गया, है ना, ये एक्स वाई एल हो गया। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो गया एल साइन थीटा हो गया। तो मतलब देखो यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने x की वैल्यू को भी ऐसे लिख दिया l साइन थीटा और y की वैल्यू को भी ऐसे लिख दिया l कॉस थीटा। अब इसमें अकेला जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो थीटा हमारा हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसा भी देखो हम बच्चों यहां पर कह सकते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। मतलब आप उस अपने पॉइंट को एक्स वाई मानिए और एक्स वाई की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में ले आइए, तो यहां पर हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना हो गया थीटा। ये भी एक तरीका होता है कि आप अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई या एक्स वाई जेड मान लीजिए और उसके बाद उन सबको आप किसी नए वेरिएबल के टर्म में ले आए। जैसे यहां पर देखो हम एक्स वाई को थीटा में ले आए, हालांकि एल भी आ रहा है लेकिन एल कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट है वो यहां पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं मानी जाती है, ध्यान रखना, एल है हमारा कांस्टेंट। तो ऐसे भी हम यहां पर कह सकते हैं कि थीटा हमारा क्या हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया। या तो एक्स वाई में ही रखें या एक्स वाई को किसी दूसरी चीजों में ले आए, ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना। तो मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट को देखने के दो मेथड हैं, या तो हम एक्स वाई में ही उनको रखें या एक्स वाई को हम नए वेरिएबल में ले आए, है ना। तो दोनों तरीके से यहां पर हम चीजों को डील करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे, है ना, ये हो गया अपना पेंडुलम वाला केस। मैंने बताया भी था पहले आपको, इस टाइप की और भी चीजें बताई थी, जैसे कि मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन में भी यही चीजें होती हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो अगर हम एक और यहां पर कॉन्सेप्ट देखें, मान लो एक पार्टिकल है और वो किसी स्फेयर की सरफेस पे मूव कर रहा है ना। मान लीजिए एक पार्टिकल है वो स्फेयर की सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है। लेट ए पार्टिकल, ठीक है, मूविंग ऑन सरफेस ऑफ एनी स्फेयर। मान लीजिए कोई पार्टिकल है और वो किसी स्फेयर की सरफेस पे मूव कर रहा है। जैसे कि मान लो बॉल है आपके पास, तो बॉल की सरफेस पे एक मान लीजिए पार्टिकल, एक मान लीजिए छोटा सा कीड़ा बॉल की सरफेस पे चल रहा है। अब उसका जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन हो गया, 3D मोशन हो गया, क्योंकि बॉल जो है वो एक प्लेन में तो है नहीं, वो 3D में है, 3 डायमेंशन में बॉल है, तो उसकी सरफेस पर एक कीड़ा बाहर चल रहा है। तो अब उसमें कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं ये मान लीजिए हमको देखना है। तो देखो जैसे अगर हम उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट पर, क्योंकि देखो 3 है एक्स वाई जेड बनेंगे क्योंकि यहां पर 3D मोशन है, तो अगर हम उसका कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट पर एक्स वाई जेड मान लें, क्योंकि सबसे इजी यही होता है कि आप एक्स वाई जेड मान लीजिए और एक्स वाई जेड में देखिए क्या कोई रिलेशन तो नहीं है, है ना? तो अब देखो जो हमारा बॉल है, उस बॉल का सेंटर मान लिया मैंने ओरिजिन है, कुछ भी मान लो सेंटर, उस बॉल का सेंटर मान लिया मैंने ओरिजिन है। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये कीड़ा यहां से चलकर, मान लीजिए ये हमारा सेंटर है और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, मान लीजिए ओरिजिन है, ये बॉल का सेंटर है, ऐसे करके कुछ बॉल रहा होगा। जब ये पार्टिकल मान लो यहां से यहां आ जाएगा तो ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगी। मान लो ये इसका रेडियस है r, ये बॉल का रेडियस है r, तो अगर हमने पॉइंट को एक्स वाई जेड माना है तो ये और ये डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो ओपी डिस्टेंस तो हमेशा r रहेगी। ओ है 0 0 0, पी ये है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हो गया अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर और वाई माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 0 का स्क्वायर बराबर r। तो यहां से क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब देखो कोऑर्डिनेट तो हमने 3 माने थे, है ना, कोऑर्डिनेट तो हमने 3 माने थे, लेकिन यहां से देखो हम ये इनके बीच में एक रिलेशन है, ये हमारा कंस्ट्रेंट हो गया। जो इसके बीच में रिलेशंस है ना वो क्या हो जाएंगे कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो 1 कंस्ट्रेंट आ गया,
वन जो है वो कंडीशन आ गई एक्स वाई जेड के बीच में। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि हम कोई भी एक वेरिएबल, मान लो हमने यहां से z निकाला और z क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम ये z की वैल्यू अगर यहां पर रख दें तो ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z की वैल्यू हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर केवल दो ही वेरिएबल बचे, x और y, r तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहां पर जो हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए वो x और y हो गए। ठीक है, x और y जो हमारे हैं बेटा ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए, बात समझे। तो इसमें दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने हैं, दो। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, दो हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, इसमें दो हो गया। और एक कंस्टेंट इक्वेशन है, तो यहां पर एक कंस्टेंट इक्वेशन है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट दो हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसके दो हैं। कंस्टेंट इक्वेशन का मतलब आप ऐसा समझिए, जब आप कोऑर्डिनेट x, y, z मानते हैं या x, y, z मानते हैं, या ज्यादा भी मान सकते हैं, क्योंकि आगे चल के जब हम n डायमेंशनल मोशन लेते हैं तो वहां पर कांस्टेंट ज्यादा भी मान सकते हैं। ठीक है, जनरली जो प्रैक्टिकल एग्जांपल होते हैं वो 2D और 3D के ही रहते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, जिसमें पार्टिकल को n डायमेंशनल मोशन में हम मान लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारे जो कंस्ट्रेंट हैं वो ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कंस्ट्रेंट तो कितने भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन और कुछ नहीं, बात समझे ना, ये कंस्ट्रेंट हो जाता है। तो कंस्ट्रेंट क्या करता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हमेशा कम कर देता है। इस बात को नोट करके लिख लो, कंस्ट्रेंट से क्या होता है, जब आप कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड मानते हैं तो वह एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन निकलता है, फिर वहां से आप एक्स या वाई या जेड की वैल्यू को मतलब निकाल के पुट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है वो हमेशा कम हो जाता है ना। तो अगर कोई पार्टिकल मतलब किसी स्फीयर की सरफेस पे मूव करेगा तो उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट दो होंगे और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दो होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बात और समझो, जैसे क्या होता है कि हम एक बात जरा पढ़ लें जो हमारे काम आएगी बहुत ज्यादा, मतलब एक्स वाई जेड और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। जैसे 3D में क्या होता है, जैसे 2D में हम पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं आर थीटा, तुमको मैंने एग्जांपल बताया भी था आर थीटा वाला, है ना, कि एक पॉइंट जो है सर्कल में मूव कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट हमने आर थीटा मान लिए थे, है ना। वैसे 3D में आर थीटा फाई तीन तीन चीजें चलती हैं। तो जरा इसके बीच में हम रिलेशन एक समझ लें, कई बार ये भी डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं चीजें जो हम समझ नहीं पाते हैं, इसको भी जरा हम एक बार अच्छे से समझ लें। लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से पहले, देखो मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। ठीक है बच्चों, देखो हम जरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझ लें। जैसे क्या होता है ना, ये देखो एक रिलेशन होता है जो हमें मालूम होना चाहिए, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसकी बेटा हमको जरूरत पड़ती है यहां पर बहुत जगह पर, तो इसको जरा हम समझ लें। वैसे क्या होता है, मान लीजिए हमने ये बनाया अपना एक्स वाई जेड एक्सिस। अब ये एक्स वाई जेड एक्सिस आपके दिमाग में चलती हैं चीजें कि नहीं, हमेशा ध्यान रखिए 3 डायमेंशनल, ये दिमाग में चलना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर दिमाग में चीजें चल रही हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं चल रही हैं तो एक बात बस छोटी सी मेरी मानो, क्लास 12th में मैंने वीडियो बनाए हैं आईआईटी के लिए, 3D का उसमें एक वीडियो है, 3D की उसमें प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पे जाओगे तो जब चैनल मेरा खोलोगे तो ऊपर आपको कई ऑप्शन दिखेंगे, वीडियोस ये वो, तो वहां पर एक प्लेलिस्ट दिखेगी आपको,
उस प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाओगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, करीब करीब 50-60 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। उनमें ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस है, IIT लेवल से BSc MSc के बहुत से टॉपिक मेरे मैथ्स के चल रहे हैं। तो बेटा उसमें जाओगे जब आप, तो आपको क्लास 12 की 3 डायमेंशनल की एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो पढ़ लो, तो उससे ये 3D के जो प्रॉब्लम है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाएंगी। मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होता है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है। जैसे हो सकता है आपके सिलेबस में 3 डायमेंशनल हो भी, हाँ, हालांकि 3 डायमेंशनल के अभी मेरे कोई अलग से वीडियो चल नहीं रहे हैं, वो क्लास 12 लेवल का मैंने 3D बनाया है पूरा। उसमें स्टार्टिंग में मैंने एक्स वाई क्या, जेड क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, इसके बारे में मैंने बैठकर जमीन पे बहुत डिटेल से समझाया है। वो अगर आप समझ लोगे तो ये दिक्कतें आपकी 3D की हमेशा के लिए बेटा दूर हो जाएंगी, जिनको एक बार समझना अच्छे से बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिमाग में जब तक चलेगा नहीं हम समझ नहीं सकते, है ना। तो इसको मैंने रूम के कॉर्नर की हेल्प से समझाया था वहां पर, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब ऐसे क्या होता है यहाँ पर कि मान लो अगर मैंने एक पॉइंट पी मान लिया और P के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ये इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये हो गए इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और फिर मैंने P को मान लिया r थीटा फाइव, ये हो गए इसके फॉर एग्जांपल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखो इनके बीच में हमें रिलेशन चाहिए। देखो ध्यान दो, ये r थीटा फाइव क्या होता है। मान लो हम P पॉइंट से एक्स वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। ये P पॉइंट से मैंने एक्स वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने Q मान लिया और ये हमारा ओरिजिन है, इसको इससे मिला दिया फॉर एग्जांपल। तो देखो बच्चों यहाँ पर होता क्या है, इस बात को जरा समझो कि इसको P पॉइंट को भी ओरिजिन से मिला दिया ऐसे। तो ये वाला एंगल जो है ये बच्चों हमेशा हम थीटा लेते हैं, और ये वाला एंगल जो है ये हमेशा हम फाई लेते हैं। अब ये हो सकता है हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा चल ना रहा हो कि आखिर ये है क्या। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैं अपने रूम के कॉर्नर को अगर ओरिजिन मानूं तो ये एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, सामने वाली होती है वाई एक्सिस, ये होती है जेड एक्सिस। तो जब मेरा पॉइंट पी हवा में है तो इससे मैंने ये इस प्लेन पर जो हमारी ग्राउंड है इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो एक तो हो गया कि ओरिजिन को सीधा पी से मिला दिया। जब ओरिजिन को सीधा पी से मिला दिया तो ये एंगल हमारा जेड एक्सिस से थीटा हो गया इसका, और ये डिस्टेंस इसकी देखो आर हो गई, ओपी डिस्टेंस हो गई है आर, ठीक है। और ये इसका जेड एक्सिस से एंगल बच्चों सीधा सीधा क्या हो गया यहाँ पर थीटा हो गया। और जब ये पॉइंट ग्राउंड पर आया तो ग्राउंड पर ये पॉइंट क्यू है, और जब मैंने ओरिजिन से क्यू को मिला दिया तो ओरिजिन से क्यू को मिला दिया और इसका जो एंगल एक्स एक्सिस से बना इसको मैंने फाइव मान लिया। तो ये हमारा होता है आर थीटा फाइव, ठीक है। देखो अब इसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, है ना। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। आपको कहोगे दिख तो रहा नहीं, तो यहां थोड़ा दिखता नहीं है। एक्चुअली ये सिचुएशन कैसी है कुछ तो मैंने बताया ना, एक बार वही वो वीडियो एक बार देखोगे जा करके तो ये क्लियर होगा। नहीं तो लास्ट में जो मैं रिलेशन बताऊंगा वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, है ना, कि भाई एक्स वाई जेड के बीच में ये रिलेशन होता है, इसको याद कर लो। क्योंकि ये पिक्चराइजेशन जो है बेटा 3D है, और इसके लिए वो स्टार्टिंग के वीडियो मेरे एक बार देख लोगे, जिंदगी में कभी भी एक्स वाई जेड एक्सिस आएगा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी लाइफ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी बताता हूँ। एक बार प्लीज जाकर उनको देखिए, मैंने बहुत मेहनत करी है बेटा समझाने में। तो जब मैं रेफरेंस दूं तो उसको जाके एक बार देखा करो, 3D के जाके स्टार्टिंग के वीडियो एक दो पढ़ लो, एक दो पढ़ना है, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 15-15 मिनट के वीडियो होंगे, एक दो पढ़ लो बस। खैर चलो, तो बच्चों क्या हुआ देखो यहाँ पर कि जैसे ये एंगल मैंने मान लिया, क्योंकि ये पूरा 90 है, क्योंकि देखो ये OQ जो है ना ये जमीन पर चल रहा है, OQ जमीन पर चल रहा है, और ये अपना OP है, OQ और OP। तो ये एंगल थीटा था तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा, है ना। O2P है ना, और ये क्या है OQ। तो OQ ग्राउंड पे है और OP थोड़ा हवा में है, तो OP का जेड एक्सिस से एंगल थीटा, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देखो ये बचेगा। अच्छा, अब देखो अगर हम इसमें cos 90 माइनस थीटा को लगा दें यहाँ पर, तो अगर हम इसमें लगा दें, फॉलो यहाँ पर
कॉस 90 माइनस थीटा। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा बेस यानी कि ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आर। तो ये हो गया ओ क्यू बराबर आर साइन थीटा। ओ क्यू बराबर कितना हो गया? आर साइन थीटा। बात समझे? अच्छा अब देखो इससे क्या हुआ। अच्छा इसी में अगर हम साइन थीटा को लगा दें, इसी में साइन लगा दें कि साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ओ क्यू यानी कि आर। तो देखो पी क्यू क्या हो गया? ये हो गया आर कॉस थीटा। एक्चुअली पी क्यू जो है वो इस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट है। जैसे कि आप चल रहे हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। तो जो पी क्यू है बेटा ये इसका जेड कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है देखो ऐसे करके कुछ है। इस पॉइंट का जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है फॉर एग्जांपल ओ एन, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ओ एन है, वाई कोऑर्डिनेट एन क्यू है और पी क्यू क्या है? जेड कोऑर्डिनेट। तो इसका जेड कोऑर्डिनेट पी क्यू है जो कि जेड के बराबर है ना। तो मतलब ये हमारा जो जेड यहां से आ जाएगा ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट। अब देखो हमें चाहिए होगा ओ एन और एन क्यू, ओ एन और एन क्यू। तो ओ एन और एन क्यू के लिए देखो इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे। तो जैसे यहां पर मैंने कॉस फाई लगाया तो हो गया बेस, है ना, अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ओ क्यू। बात समझे? क्योंकि देखो ये सब कुछ ग्राउंड पर चल रहा है, जब ये ग्राउंड पर चल रहा है तो ये ओ क्यू हो गया और ये डायरेक्शन हमारी ओ एन हो गई, तो ये ओ क्यू हो गया और ये ओ एन हो गई। तो ये एंगल हो गया फाई। तो कॉस फाई क्या हो गया? ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। अच्छा ओ क्यू हमें मालूम है, देखो ये, तो देखो यहां से ओ एन निकलेगा, ओ एन होगा ओ क्यू कॉस फाई और ओ क्यू क्या है? आर साइन थीटा और ये हमारा है कॉस फाई। तो ओ एन क्या होगा बच्चों? ओ एन हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो एक्स था। तो देखो एक्स की वैल्यू आ गई है ओ एन के इक्वल यानी कि आर साइन थीटा और कॉस फाई। हालांकि आपसे ये प्रूविंग कोई मांगेगा नहीं। जैसे जब भी आप क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे तो इसका प्रूव आपसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई ये प्रूफ कहां से आया, इसको प्रूव करके दिखाइए। ये आपकी नॉलेज के लिए है, अदरवाइज आप रिलेशन याद रख सकते हैं। और नहीं तो बेटा वो 3D के स्टार्टिंग वीडियो तब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं फिर वही पूरा यहाँ समझाऊं। फिर अगर मैं पूरा यहाँ समझाऊंगा तो फिर आधा घंटा मुझे यहाँ लगेगा और ये फिर हम इससे हट जाएंगे टॉपिक से अपने। तो एक बार प्लीज जाकर उसको पढ़ लो, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो सर्च करो जाके क्लास 12 के 3D के वीडियो, और उससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी बेटा। क्योंकि आज नहीं तो कल ये 3D वगैरह तो हमें आनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा ये, है ना, मैथ्स में। ठीक। अच्छा तो ये हमारा x हो गया बच्चों, है ना। x की देखो वैल्यू ये आ गई, x क्या है हमारा? ओ एन है। तो x हो गया आर साइन थीटा कॉस फाई और ये ओ जेड आ गया। अब देखो हमें दूसरी चीज निकालनी है, ये एन क्यू। देखो ये ओ एन है एक्स कोऑर्डिनेट, एन क्यू है वाई कोऑर्डिनेट और पी क्यू क्या हमारा है? जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट ये हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट देखो ये हमारा ओ एन हो गया जो कि ये है। और देखो ये एन क्यू होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो एन क्यू देखो कैसे निकालेंगे यहां से हम लोग? एन क्यू निकालने के लिए फिर वही चीज है, देखो यहां पर हम इसमें साइन का यूज करेंगे, साइन फाई, है ना। तो साइन फाई क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से साइन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एन क्यू क्या हो गया? एन क्यू देखो यहां से हो गया है ओ क्यू साइन फाई और ओ क्यू क्या है? ओ क्यू है आर साइन थीटा। तो ये हो गया आर साइन थीटा साइन फाई और एन क्यू का मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो यहां से वाई की वैल्यू क्या आ गई? आर साइन थीटा साइन फाई। तो देखो बच्चों ये हमारा एक्स वाई जेड और थीटा फाई में रिलेशन आ गया, है ना। एक्स की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा साइन फाई और जेड की वैल्यू हो गई आर कॉस थीटा, है ना। तो आर सभी में आ रहा है, इन दोनों में आर साइन थीटा आर साइन थीटा आ रहा है, यहां पर आ रहा है कॉस फाई साइन फाई और यहां पर क्या है? कॉस थीटा, है ना। तो ये रिलेशन हम याद रखें, कई बार जरूरत पड़ती है इसकी हमको। अच्छा अब देखो मैं तुमको क्या बता रहा था
कि जैसे मान लो अगर कोई पॉइंट अगर स्फीयर पे मूव कर रहा है, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे दो हैं। अगर पार्टिकल स्फीयर पे मूव कर रहा है, समझिए, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट दो थे। अब देखो यहां पर भी अगर हम एक्स वाई जेड मान रहे हैं और एक्स वाई जेड को हमने आर थीटा फाई में रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन आर तो कांस्टेंट है। आर क्या है? ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस है। तो अगर पार्टिकल सरफेस पे मूव करेगा तो ओरिजिन मतलब उसका सेंटर हो गया, तो सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो आर तो कांस्टेंट है। तो आर कांस्टेंट है, तो थीटा और फाई यहां पर अकेले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गए। मतलब एक्स वाई जेड आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट माने और एक्स वाई जेड को आपने थीटा और फाई के टर्म में लिख दिया, तो यहां से थीटा और फाई क्या हो गए? हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गए। आर चूंकि कांस्टेंट है, आर चूंकि कांस्टेंट है तो आर को जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं मानेंगे, क्योंकि पॉइंट के चेंज होने पर आर चेंज नहीं होगा, केवल थीटा और फाई चेंज होगा। तो इसमें थीटा और फाई हमारे क्या हो गए बच्चों? जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस रिलेशन को या तो हम याद रखें या मैंने प्रूविंग बताया उससे प्रूविंग करना सीख ले तो अच्छा है, नहीं तो आपसे वैसे कोई इसमें प्रूविंग पूछेगा नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई जगह पर ये यूज होता है ना। जब यूज होगा तो आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल अब मैंने देखो यहाँ से एक बात और प्रूव हो गई कि अगर कोई पॉइंट स्फीयर पे मूव कर रहा है तो उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट दो होंगे, थीटा और फाई। आर तो कांस्टेंट हो गया, है ना। ये बात जरा यहाँ पर समझो। थीटा क्या होता है? ओपी का जेड एक्सिस से एंगल, और फाई क्या होता है? ओक्यू का एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल, है ना। ये चीजें यहाँ पर, तो इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से। तो यहाँ पर खैर जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपके दो हो गए और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दो हो गई, है ना। अगर कोई पॉइंट स्फीयर पे मूव कर रहा है तो उसमें आर कांस्टेंट हो जाएगा। अगर स्फीयर पे है तब आर कांस्टेंट होगा। अगर इन जनरल है, अगर कोई पॉइंट 3D में मूव कर रहा है तो आर भी वेरी कर सकता है, तो फिर 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। ये मैंने बताया भी था पहले कि अगर कोई पार्टिकल 3D में मस्त अंदाज में मूव कर रहा है, कोई टेंशन बिना लिए, कोई उसके साथ में कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो फिर उसके 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। अगर कोई पार्टिकल 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है फ्री ऑफ माइंड, तो उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट 1 है। 2D में मूव कर रहा है फ्री ऑफ माइंड, उस पर कोई कंडीशन नहीं, हाँ जैसे सर्कल में था, तो अगर वो अगर मान लीजिए 2D में है और सर्कल पे मूव कर रहा है तो फिर उसका एक कंस्ट्रेंट कम, एक जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट कम हो जाता, मैंने बताया था। लेकिन अगर मस्त अंदाज में मूव कर रहा है 2D में, उस पर कोई रुकावट नहीं है, तो उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट 2 होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 होगा। सिमिलरली 3D में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट 3 होंगे और वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होगा। लेकिन अगर 3D में स्फीयर पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, जैसे यहां पर देखो, अगर 3D में फ्री होता तो 3 होता उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होता। लेकिन अगर वो स्फीयर की सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर आर कांस्टेंट हो जाता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 हो गया। ये सब बातें यहाँ पर अच्छे से समझ लो और नोट करके बेटा लिखते चलो, बहुत जरूरी बातें हैं बेटा, इसके बिना हमारा काम आगे नहीं चलेगा। बात समझे ना। 2D में फ्री मूव कर रहा है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट 2 होंगे, लेकिन अगर उसमें भी कोई कंस्ट्रेंट हो गया, जैसे 2D में अगर वो सर्कल पे आ गया तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट फिर 1 होगा। 3D में फ्री मूव कर रहा है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट 3 होंगे, लेकिन 3D में अगर स्फीयर की सरफेस पे आकर जनरलाइज कोऑर्डिनेट फिर 2 हो जाएंगे। अच्छा, मैंने बताया था कि 2D हो चाहे 3D हो, अगर कोई पार्टिकल कर्व पे मूव कर रहा है तो उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट 1 होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। किसी भी कर्व पे अगर मूव कर रहा है, कर्व, क्योंकि कर्व की इक्वेशन हम सिंगल पैरामीटर t में लिख लेते हैं, है ना, इसीलिए। तो अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व पे मूव कर रहा है, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमेशा 1 ही रहता है, ये बात ध्यान रखना। और वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 हो जाएगा। जितना जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। बस समझे। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हम लोग यहां पर और समझे, जैसे कि मान लो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी अगर मान लीजिए हमारा 3 डायमेंशन में मूव करे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी
चलती ही जा रही है। एक मच्छर दिखा मुझे घूमता हुआ, ये जरूर मुझे आगे कहीं ना कहीं काटेगा, थोड़ा इससे केयरफुल रहना पड़ेगा। देखा मुझे, फिर दिखा, भाग रहा है मस्त अंदाज में, 3D में भाग रहा है। इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट 3 होगा, 3D में भाग रहा है मस्त होके, है कि नहीं। पकड़ता हूं को भी। चलो खैर, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी, ठीक है, रिजिड बॉडी, ठीक है, इन मोशन, है ना। मान लो कोई रिजिड बॉडी हमारी मोशन में है, तो उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना। रिजिड बॉडी मोशन में, कैसे भी मोशन में हो सकती है, 3D में मान लीजिए मोशन में रिजिड बॉडी मस्त होकर चल रही है, तो उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, यानी कि उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे अगर कोई 3D में बॉडी मूव कर रही है। तो देखो ध्यान दो बेटा, रिजिड बॉडी का मतलब ये माना जाता है कि उसके कोई भी दो, जैसे कि मान लीजिए मेरा मार्कर है, पेन है, तो ये रिजिड बॉडी है, इसके कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, चाहे हम उसे कैसे भी मोशन करा दें। 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, उसके 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, है ना, ये कंफर्म है। चाहे हम उसे कैसा भी मोशन करा दें, मतलब 3D में बॉडी कैसे ही मोशन कर सकती है, ऐसे वैसे, ये वो, सीधा उल्टा, नाच के गा के, कैसे ही मोशन बॉडी कर सकती है। और अगर ये रिजिड बॉडी है तब ये मानेंगे इसके 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। ये रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है, इसको नोट कर लो कि क्या मतलब रिजिड बॉडी का मतलब उसके 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट आप उसमें अंदर ले लें, बाहर ले लें, उसमें ले लें, उसमें ही लेना जरूरी है। आप उसके कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, है ना। रिजिड बॉडी का मतलब क्या हो गया कि ऐसी बॉडी जिसके कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स नेवर चेंज इन रिजिड बॉडी। बात समझे, इस बात को लिख लो। अच्छा, अब देखो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो हम क्या करते हैं, रिजिड बॉडी को डील करने के लिए केवल 3 पॉइंट लेकर चलते हैं, ऐसे 3 पॉइंट जो एक लाइन में ना हो, है ना। तो रिजिड बॉडी के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग अगर कभी भी उसकी डीलिंग करनी पड़ती है हमको, तो हम उसमें 3 पॉइंट मान के चलते हैं, x1 y1 z1, दूसरा हो गया x2 y2 z2, और तीसरा क्या हो गया x3 y3 और z3, है ना। इस बात को जरा समझिए, है ना। रिजिड बॉडी में हमेशा हम 3 पॉइंट मान करके चलते हैं, है ना। मतलब 3 पॉइंट्स, ऐसे 3 पॉइंट जो कि नॉन कोलिनियर हो। नॉन कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट्स हमारे बच्चों एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, है ना। तो जब भी हमें रिजिड बॉडी की डीलिंग करनी होती है, हम कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन दी रिजिड बॉडी मान के चलते हैं। मतलब मान लो ये 3 पार्टिकल का सिस्टम है, रिजिड बॉडी का मतलब हो गया 3 पार्टिकल का सिस्टम, जिसे तो जो तीनों पार्टिकल नॉन कोलिनियर हैं, मतलब एक लाइन पे नहीं है। बस समझे, जैसे कि अभी तक हम 1 पार्टिकल डील कर रहे थे, अब हमें एक साथ 3 पार्टिकल डील करने हैं, एक साथ 3 पॉइंट हमें डील करने हैं, एक साथ हमें 3 पॉइंट्स का मोशन डील करना है। आप इसको ऐसा समझ कर चलिए, है ना। अच्छा, अब देखो 3 पार्टिकल एक साथ हैं, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर 9 हो जाने चाहिए, 3 इसके 3 इसके 3 इसके 9 हो जाने चाहिए। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो चूंकि ये रिजिड बॉडी है, जैसे कि ये अगर इन जनरल होते, अगर ये इन जनरल 3 पॉइंट्स होते, अपनी मर्जी से मूव कर रहे होते, है ना, कहीं पर भी 3 पॉइंट का सिस्टम में लेता और मैं कहता है 3 पॉइंट एक साथ स्पेस में अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं, तो मतलब वहां पर वाकई में उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट 9 होते और डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो जाता, अगर ये 3 पार्टिकल का सिस्टम होता तो। लेकिन चूंकि ये 3 पार्टिकल का सिस्टम है, लेकिन ये रिजिड बॉडी का सिस्टम है, मतलब हमने 3 पार्टिकल माने हैं रिजिड बॉडी के अंदर। तो अब देखो, अगर हमने 3 पार्टिकल रिजिड बॉडी के अंदर माने हैं, तो रिजिड बॉडी की खास बात क्या होती है कि इनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। जैसे पी क्यू अगर मान लो कुछ कांस्टेंट है C1 और क्यू आर कुछ कांस्टेंट है मान लीजिए C2 और पी आर कुछ कांस्टेंट है C3, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो जो भी है।
जैसे इसके बीच का डिस्टेंस कुछ और हो सकता है, इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आपस में अलग अलग हो सकते हैं, वो तो होंगे ही, लेकिन ये जो भी है चेंज नहीं होंगे। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर मैंने एक पी ले लिया, एक यहाँ क्यू ले लिया, तो अगर ये पी क्यू का डिस्टेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं बॉडी को कैसे भी मूव करा दूं तो ये 2 ही सेंटीमीटर रहेगा। इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा चाहे बॉडी कहीं चली जाए। या मान लीजिए क्यू और आर है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस क्यू और आर के बीच का 4 ही रहेगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा चाहे बॉडी कैसे भी मूव कर जाए। तो चूंकि ये रिजिड बॉडी के 3 पार्टिकल हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अब देखो जैसे पी क्यू डिस्टेंस कांस्टेंट, तो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान देना, हो सकता है ये वीडियो बीच में ब्रेक हो जाए, हो सकता है वीडियो बीच में ब्रेक हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबा चला गया। जब भी वीडियो 50 मिनट से ऊपर चला जाता है तो अपने आप ब्रेक हो जाता है। मेरे कैमरे की कुछ सेटिंग ऐसी मैंने कर रखी है, तो बाई चांस अगर ये वीडियो ब्रेक हो जाए तो इसका जो पार्ट छूटेगा वो अगले वीडियो में जाएगा, और अगले वीडियो को देखने का तरीका वही होगा, प्लेलिस्ट पे जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो सकता है C1 है, और ये QR है, तो Q और R के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट x2 माइनस x3 का स्क्वायर, y2 माइनस y3 का स्क्वायर, और z2 माइनस z3 का स्क्वायर, और मान लीजिए ये डिस्टेंस C2 है, और सिमिलरली PR है, PR क्या हो गया बच्चों, x1 माइनस x3, P और R के बीच का डिस्टेंस, और y1 माइनस y3 का स्क्वायर, और z1 माइनस z3 का स्क्वायर, और मान लीजिए ये C3 है। अब देखो बच्चों यहां से हम ये रिलेशन मिल गए इनके बीच में, है ना, 3 रिलेशन मिल गए। वैसे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम या जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स 9 हो जाते, लेकिन ये 3 रिलेशन मिल गए, तो इनसे 3 वेरिएबल को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहां से x1 निकाल लें, मतलब ऐसे समझो आप कि 3 रिलेशन से आप 3 चीजों को निकाल सकते हैं। ऐसा होता है, 3 इक्वेशन से 3 चीजें निकल आती हैं, 2 इक्वेशन से 2 चीजें निकल आती हैं। भाई x और y में 2 इक्वेशन है तो वहां से x और y निकल आता है, x और y z में 3 इक्वेशन तो वहां से x y z निकल आते हैं। ऐसा मान के चलते, तो ये मान के चलेंगे यहां से कोई भी 3 चीजें निकल आएंगी। मैं से मान लो मैंने कहा कि x1 x2 और x3 मान लो यहां से निकल आएगा, मान लिया यहां से x1 x2 x3 की वैल्यू निकल आएगी दूसरों के टर्म में। कैसे निकलेगी क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ हम कोशिश करें तो निकाल सकते हैं, बात समझे ना। x1 x2 x3 मान लो, कोई भी 3 मान सकते हैं, y1 y2 y3 भी मान सकते हैं, z1 z2 z3 भी मान सकते हैं, x1 y1 z1 भी मान सकते हैं। हम किसी भी 3 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, x1 y2 z3 को भी निकाल सकते हैं, कोई भी 3। जैसे 9 वेरिएबल है तो 9 में से कोई भी 3 यहां निकल आएंगे। जब वो 3 निकल आएंगे, वो 3 यहां पर आप रख दोगे, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने बचेंगे, केवल 6 बचेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू जैसे मान लो x1 हट जाएगा, x2 हट जाएगा, x3 हट जाएगा, लेकिन जब x1 हटेगा तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो इन्हीं के टर्म में तो आएगी, x2 की जो वैल्यू आएगी वो इन्हीं के टर्म में आएगी, x3 की जो वैल्यू आएगी वो इन्हीं के टर्म में आएगी। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमें 9 दिख रहे थे वो 9 नहीं रह जाएंगे बल्कि 6 रह जाएंगे। तो हमारे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बच जाएंगे, डिफरेंट है ना, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बच जाएंगे वो केवल और केवल 6 बच जाएंगे, 9 नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं ये रिजिड बॉडी के पार्टिकल हैं, और रिजिड बॉडी की खास बात ये होती है कि उसके 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, चाहे बॉडी कैसे भी मोशन में चली जाए, बात समझे। तो ध्यान देना, अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट 6 हो गए तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी 6 हो गया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी यहां पर कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, किसका, रिजिड बॉडी का। अगर कोई रिजिड बॉडी हमारे पास है, कोई रिजिड बॉडी हमारे पास है, तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है बेटा वो 6 होगा। इस बात को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों होगा उसकी वजह देखो, ये कंस्ट्रेंट आ गए ना, 3 कंस्ट्रेंट आ गए, तो उन्होंने 3 वेरिएबल को कम कर दिया। जितने कंस्ट्रेंट होते हैं ना वो उतने ही वेरिएबल वहां से कम कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखना, है ना, बात समझे ना, ये बात समझो यहां पर ध्यान से, ठीक है। जैसे कि मान लो इन जनरल अगर मैं 3D में 9 पार्टिकल ले लूं, मान लीजिए मैंने 3D मोशन लिया और 3D पोर्शन में मान लीजिए मैंने n पार्टिकल सिस्टम ले लिया, n पार्टिकल सिस्टम ले लिया,
तो n पार्टिकल का मतलब हर एक पार्टिकल के 3-3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो टोटल कोऑर्डिनेट्स 3n हो गए। तो टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 3n हो गए। 3n हमारे टोटल कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्योंकि हर के 3-3 कोऑर्डिनेट होंगे, है ना। अगर हम n पार्टिकल लेंगे इन जनरल 3D में, मान लीजिए n पार्टिकल सिस्टम, जैसे यहाँ पर 3 पार्टिकल सिस्टम था, वो अलग बात है, वो रिजिड बॉडी का था, लेकिन था तो 3 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल मैंने मान के चले। हम ये ऐसा मानते हैं कि 3 पार्टिकल मिलकर एक रिजिड बॉडी को बना देंगे, ध्यान रखना हमेशा, लेकिन वो 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए, है ना। तो मान लीजिए मेरे पास ये n पार्टिकल का सिस्टम है ना, तो हर एक पॉइंट के 3-3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो टोटल कोऑर्डिनेट 3n हो गए। तो 3n टोटल कोऑर्डिनेट्स हो गए, और मान लीजिए उनके बीच में k रिलेशन, जैसे यहां पर मान लीजिए 3 रिलेशन थे, और मान लीजिए मैंने कहा कि उनके बीच में हमारे पास k रिलेशंस हैं, k रिलेशंस है, या कह दो कि k कंस्ट्रेंट है। इन रिलेशन को ही कंस्ट्रेंट कहते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास k जो है वो कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अब अगर टोटल कोऑर्डिनेट्स 3n थे, क्योंकि n पार्टिकल थे, हर एक का 3 था, तो टोटल कोऑर्डिनेट 3n हो गए। लेकिन 3n टोटल कोऑर्डिनेट थे, लेकिन वो k रिलेशन थे, तो अब हमारे टोटल कोऑर्डिनेट कितने बचेंगे? 3n माइनस k बचेंगे। तो यही हो जाएंगे हमारे क्या? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, और यही क्या हो जाएगा बच्चों? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, बोलते बोलते बहुत ज्यादा बोल लिए ना इस वीडियो में। हाँ कोई बात नहीं बच्चों, समझ गए ना। तो क्या समझे कि अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट वैसे 3n होते, लेकिन अगर उनके बीच में k रिलेशंस हैं तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो 3n माइनस k हो जाएंगे, और जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे वही डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा बराबर होता है। तो 3n माइनस के क्या है? ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी है, और 3n माइनस के क्या है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है। किसका? n पार्टिकल सिस्टम का। लेकिन उनके बीच में अगर k रिलेशन दिए जाएं तो, जैसे यहां पर देखो टोटल पार्टिकल 3 थे, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया, लेकिन 3 चीजें कम हो गई क्योंकि 3 रिलेशन थे, तो 9 माइनस 3, तो आंसर कितना बच गया? 6 बच गया, है ना। जितनी चीजें होंगी, जितने रिलेशन होंगे, उतने से उसको हमेशा हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में बेटा इतना ही, है ना। हम लोगों ने काफी अच्छी बातों को सीखा बेटा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को सीखा। मुझे लगता है शायद ये वीडियो टूटा नहीं है, और अगर टूट गया होगा तो अगले वीडियो में जाएगा, कोई टेंशन मत लेना। तब तक के लिए बाय बाय।